साईं राम। मैं अंकित तिवारी आप सभी का हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। हम सभी लोग अपने गवर्नर जनरल्स और भारत की स्थिति को समझ रहे थे जो अभी चल रही थी। यहाँ पर हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में आप सबने कॉर्नवालिस को समझ लिया था और 1793 के चार्टर एक्ट को समझ लिया था। अब इसके बाद हमारे पास अगले गवर्नर जनरल को समझना है, बंगाल के यानी गवर्नर जनरल को। तो ध्यान रखना, इस समय जॉन सॉर ये बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बनता है और ये 1793 से लेकर 98 यानी कॉर्नवालिस के बाद इसे ही गवर्नर जनरल बनाया जाता है। इसके समय में जो उपयोगी घटनाएं, वैसे तो आप सबने देखा था कि इसी की सलाह पर क्या किया गया था, स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को एक ऐसा व्यक्ति बनाकर नियुक्त कर दिया गया था कि अब वही गांव का मुखिया है। तो ये सलाह जॉन सॉर ने ही दी थी, ध्यान रखना। तो इसके बाद इसने स्थायी बंदोबस्त कहां तक लागू कर दिया, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने बंगाल में लागू किया था। इसने स्थायी बंदोबस्त बिहार और उड़ीसा, चूंकि ये तीनों क्षेत्र अंग्रेजों के पूर्णतः अधीन थे, तो इनमें भी इसने लागू कर दिया। फिर इसके बाद इसके समय की एक घटना और याद रखना कि इसके समय में जो अभी तक इसके सहयोगी होते थे, कॉर्नवालिस का सहयोग करने वाले, मैंने आपको बताया था तीसरे अंग्रेज मैसूर युद्ध में कॉर्नवालिस की निजाम और मराठों ने मदद की थी। लेकिन जॉन सॉर ने यहां पर निजाम की मदद नहीं की, निजाम के मसले पर तटस्थ रहा। था क्या, आखिर में हैदराबाद का ये जो निजाम था इसका मराठों से झगड़ा हो गया। मराठों ने इसके ऊपर जब हमला किया तो जॉन सॉर से मदद मांगी इस निजाम ने हैदराबाद की, तो इसने मना कर दिया। इसने मना क्या कर दिया, कोई जवाब ही नहीं दिया, तो ये तटस्थ रहा। तो इस तरह से इसके शासनकाल को आपको समझना था। इसके समय की कोई खास उपलब्धि है नहीं, बस यही दो घटनाएं हैं कि हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध एक तरह से तटस्थ रहा था, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद इसके आगे आता है लॉर्ड वेलेजली। उसका शासनकाल अपने आप में महत्वपूर्ण है, घटनाएं भी उसके शासनकाल की एक तरह से कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। तो अब उसको समझ लीजिए, लॉर्ड वेलेजली, हेडिंग डाल लीजिए। देखो, जिस पर जितना महत्वपूर्ण चीजें पूछी जा सकती हैं उन्हीं को हम समझेंगे। हर चीज पे हमें तर्क कुतर्क नहीं करना है। तो अब बेहतर तरीके से हमें लॉर्ड वेलेजली को समझना है, ध्यान से समझना है। हेडिंग डाल लीजिए, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली को अगर आपको समझना है तो ये 1798 से लेकर 1805 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है। वास्तव में वेलेजली के बारे में कहा जाता है ये एक साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्यवादी शासक था। इसने सहायक संधि प्रणाली जो थी वो शुरू की, सहायक संधि शुरू की। इसने सहायक संधि जो प्रणाली थी उसका प्रारंभ किया और अपने जितने भी बगल के छोटे बड़े जो भी रियासतें होती थी उनको एक तरह से प्रस्ताव देता था कि तुम हमारी सहायक संधि जो है उसको स्वीकार कर लो। भारतीय रियासतों को सैन्य व्यवस्था इसने देनी शुरू की, यही सहायक संधि का पहला तत्व था। तो इसने क्या किया, सैन्य सुविधा देनी शुरू की। ये क्या था सैन्य सुविधा, ये करता ये था कि जैसे दो भारतीय रियासतें आपस में लड़ रही हैं तो एक के पास जाता था, कहता था तुम हमें एक छोटा सा भूखंड दे दो, हम अपनी तुम्हें पूरी सेना दे देंगे, तुम्हारी देखरेख हम करेंगे, तुम्हारे ऊपर जो पड़ोसी राजा आंख दिखा रहा है उसको हम दंडित करेंगे, उसको पराजित करेंगे, उससे तुम्हारी रक्षा करेंगे।
तो पड़ोसी राजा जो एक तरह से अंग्रेजों के पक्ष यानी विलेजली के साथ था, तो वो तुरंत तैयार हो जाता था। यही सहायक संधि होती थी, उससे उन दो रियासतों के मध्य जो झगड़े हो रहे थे उनके बीच का एक क्षेत्र ले लेता था। जैसे मान लो ये दोनों, एक ए राजा है और एक बी राजा है, इन दोनों के बीच यहाँ पर ये क्षेत्र है, और मान लीजिए इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया, तो अब अंग्रेजों ने इस ए राजा का पक्ष ले लिया, कहने लगा कि ठीक है तुम्हारी हम मदद करेंगे इससे, लेकिन तुम एक काम करो, हमें ये वाला क्षेत्र दे दो, यानी ये जो बीच का हिस्सा है इन दो रियासतों का, उनके बीच का हिस्सा हमें दे दो। तो ये थी अंग्रेज इस गवर्नर लॉर्ड वेलेजली की चाल, जो वास्तव में दो बड़ी रियासतों के बीच में एक छोटा हिस्सा ले लेता था और कभी भी इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं बनने देता था। झगड़े तो घर में भी होते हैं, परिवार में भी होते हैं, राजनीतिक पार्टियों में भी होते हैं, वैसे यहाँ भी सिस्टम था, झगड़े होते थे लेकिन समाप्त हो जाते थे। यहाँ अब अंग्रेज एक बीच में कुंडली ऐसी बनाएंगे कि फिर ये कभी एक दूसरे से मिल तक नहीं सकते। तो यहाँ पर इसने ये सहायक संधि प्रणाली शुरू की, मात्र 7 वर्षों तक रहा है, लेकिन इसी बीच में उसने अंग्रेजों के राज्य को साम्राज्य में बदल दिया। जरा देखना, तो इस तरह करके उसने सैन्य व्यवस्था उपलब्ध करानी शुरू की। रियासतें जो होती थी, ये जो रियासतें होती थी इनमें एक ब्रिटिश रेजिडेंट रख देता था, ध्यान रखना, यानी जो ये ए और बी राजाओं के बीच का जो क्षेत्र होता था ये जो ले लिया जाता था, और इन जो रियासतों को मदद दी जाती थी, जिन रियासतों में कहा जाता था कि तुम्हारे ऊपर पड़ोसी रियासत का खतरा है, तो यहाँ पर एक रेजिडेंट रख दिया जाता था। ये इस राजा की हर गतिविधि पर नजर रखता था, जो ए राजा होता था इसकी हर गतिविधि पर नजर रखता था। कहीं ऐसा तो नहीं, मान लो अंग्रेजों से बचने के लिए या अंग्रेजों से कोई मनमुटाव हुआ तो ये भागकर फिर उसके पास चला जाए या वो फिर इसके पास आ जाए, तो ऐसा भी ना होने पाए, इसलिए एक रेजिडेंट रख देता था। इन रियासतों की, यानी ये जो रियासत अंग्रेजों के अधीन आ जाती थी, इनकी रक्षा और विदेश नीति स्वयं देखते थे ये रेजिडेंट। रक्षा विदेश नीति अंग्रेज देखते थे। इससे पड़ोसी रियासतों में एक दूसरे के लिए जो मेल था, जो मिलना जुलना था, वो बंद हो गया, जो तालमेल थे वो बंद हो गए, और फिर इसके बाद रियासतों के जो आपसी झगड़े थे वो और बढ़ने लगे। फिर इसके बाद क्या हुआ, ध्यान रखना, ये जो व्यवस्था है सहायक संधि की प्रणाली की, इसे सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने लागू की थी। ध्यान रखना, फ्रांसीसी गवर्नर, ये प्रश्न पूछा गया है, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सर्वप्रथम ये लागू की सहायक संधि। ये सहायक संधि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सबसे पहले लागू की थी, कहां पर, यानी अपने क्षेत्रों पर, ध्यान रखोगे। और इसी को ये यहां पर जो लागू की थी, ये कह सकते हैं सिर्फ प्रयोग था, लेकिन यहां पर संस्थागत रूप दिया जाएगा। तो ये लॉर्ड वेलेजली ने इस, कह सकते हैं, जो सहायक संधि थी, सहायक संधि को संस्थागत रूप दिया, संस्थागत रूप दिया। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे मेरा ही वीडियो ये देख रहे होंगे और कुछ लोग देख करके उसका नोट्स भी बना रहे होंगे, कुछ लोग पिछली क्लासेस का रिवीजन कर रहे होंगे। तो जो ये तीनों काम करते हैं, देखते हैं, नोट्स बनाते हैं और रिवीजन करते हैं, पेपर में सफलता उन्हीं की तय है। ध्यान रखना, वही काम यहाँ पर वेलेजली कर रहा है। लागू करने का काम तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार किया, लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, उसने एक संस्थागत रूप दे दिया, एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि अब ये वेलेजली की सहायक नीति दो पड़ोसी क्षेत्रों को कभी मिलने नहीं देगी, और एक तरह से रेजिडेंट रख दिया तो एक कदम और आगे निकल गया। फिर इसके बाद में रक्षा और विदेश नीति देखने लगा, एक कदम और आगे निकल गया। तो इस तरह करके इसने एक संस्थागत रूप दे दिया इस सहायक संधि के द्वारा। सहायक संधि के ऊपर हस्ताक्षर करने का पहला जो एक तरह से काम था, वो काम किया सबसे पहली बार हैदराबाद के निजाम ने। यह प्रश्न कई बार पूछा, सहायक संधि पर पहली बार किसने हस्ताक्षर किया, या पहला वो व्यक्ति जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया। तो सहायक संधि पर, सहायक संधि स्वीकार करने वाला
पहला एक तरह से शासक या रियासत वो थी हैदराबाद का निज़ाम। हैदराबाद का निज़ाम, ध्यान रखना, हैदराबाद के निज़ाम ने पहली बार सहायक संधि पर एक तरह से साइन किए थे। अगर पूछा जाए सहायक संधि पर ये साइन करने का वर्ष कौन सा था, तो 1798। 1798 ध्यान रखोगे, 1798 में, यानी जिस वर्ष वेलेज़ली शासक बनकर आता है। और अगर पूछा जाए सहायक संधि प्रणाली शुरू कब की गई थी, तो सहायक संधि प्रणाली भी 1798 में ही शुरू की गई, ध्यान रखना। तो इस तरह करके ये एक व्यवस्था थी। फिर इसके बाद तो भारत की कई सारी रियासतों ने, लगभग सब ने धीरे धीरे कर स्वीकार करना शुरू किया, जिनमें जरा गौर से समझना क्रम से अगर पूछा जाए, हैदराबाद के निज़ाम ने पहला व्यक्ति था जिसने स्वीकार किया। फिर इसके बाद दूसरा मद्रास ने स्वीकार किया, आपको बताया गया था, ये 1799 में स्वीकार करता है। टीपू का क्षेत्र था, वेलेज़ली ने जब टीपू को चौथे अंग्रेज मराठा युद्ध में मैसूर युद्ध में पराजित कर दिया, तो फिर इस मद्रास के क्षेत्र ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद सबसे खतरनाक घटना हुई 1802 में, जब अवध ने स्वीकार किया। अवध अंग्रेजों की दुधारू गाय था, अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था। जब जितना धन चाहते थे अंग्रेज, अवध से उनको मिल जाता था। लेकिन अवध को भी सहायक संधि के तहत अपने साम्राज्य में मिला लिया, ये गलत किया। यहाँ के जो लोग थे, क्योंकि अंग्रेजों की सेना में 1/3 सैनिक ये अवध के क्षेत्र से ही आते थे, अंग्रेजों के प्रति बड़े निष्ठावान होते थे। लेकिन क्या किया अंग्रेजों के द्वारा, जब ये एक तरह से स्वीकार की गई, तो इन सैनिकों में बड़ा रोष हो गया, एक तरह से दुख उत्पन्न हुआ कि हम ही इनको मजबूत कर रहे हैं, हम ही इनको एक तरह से कह रहे हैं कि नहीं हम तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम हमारे लिए ही घातक बन रहे हो। तो फिर यहाँ पर ये अंग्रेजों के लिए घातक हुआ। और अवध को मिलाना, अवध क्योंकि अंग्रेजों की एक दुधारू गाय थी, ये प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखना, अंग्रेजों की दुधारू गाय, प्रश्न पूछा जाए अगर अंग्रेजों की दुधारू गाय कौन सी थी, तो ध्यान रखना अंग्रेजों की दुधारू गाय अवध को कहा जाता था। इसको भी मिला लिया। आगे चल करके 1802 में पेशवा ने भी सहायक संधि स्वीकार कर ली। 1799 में मद्रास ने, आपको अभी अंग्रेज मराठा मैसूर युद्ध चौथा देखना है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मद्रास में टीपू सुल्तान ने सहायक संधि स्वीकारने से मना कर दिया। जब वेलेज़ली की सहायक संधि से, तो इस पर आक्रमण कर दिया गया और इसे पराजित करके टीपू को इस पर सहायक संधि थोप दी गई, एक रेजिडेंट रख दिया गया मद्रास में, और इस तरह ये मैसूर युद्ध जो चौथा था वो समाप्त हुआ था। फिर इसके बाद 1802 में पेशवा ने, इसके पहले 1800 ईस्वी में अवध ने स्वीकार किया था, ध्यान रखोगे। तो इस तरह करके सहायक संधि जो थी एक चलने लगी। सहायक संधि के बल पर अंग्रेजों के इस गवर्नर जनरल ने एक विशाल भूखंड तैयार कर दिया। ध्यान रखना, एक विशाल भूखंड तैयार हो गया इस सहायक संधि के द्वारा। अंग्रेजों के बहुत बड़े क्षेत्र राजस्थान के ऊपर, हर एक रियासत के ऊपर थोप दी गई। महाराष्ट्र में, भरतपुर, इन सब क्षेत्रों में क्या हुआ, सहायक संधि लागू कर दी गई। इसके बाद जब विशाल भूखंड बन गया, तो एक इतिहासकार हैं सिडनी ओवेन, इनका नाम याद रखना, कई बार आपको पढ़ने को मिलेंगे। सिडनी ओवेन के अनुसार इसने अंग्रेजों के राज्य को साम्राज्य में बदल दिया, राज्य को साम्राज्य में बदल दिया। ये काम किसने किया है, तो लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक संधि लागू करके अंग्रेजों के राज्य को साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। तो ये थी सहायक संधि और उसके द्वारा लागू किए गए प्रावधान। इसके साथ साथ ही सहायक संधि के बारे में एक प्रश्न और आता है कि इसमें कहा गया है कि रियासतों ने अपनी संप्रभुता अंग्रेजों के पास गिरवी रख दी। तो पूछा जाता है रियासतों ने कम अपनी संप्रभुता अंग्रेजों के पास गिरवी रख दी, तो जब उन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली। तो लिख लीजिएगा, रियासतों ने अपनी संप्रभुता अंग्रेजों के पास
गिरवी रख दी। संप्रभुता शब्द इतना महत्वपूर्ण है कि इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना तक में शामिल किया गया है। संप्रभु ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में कहा गया जब ये गिरवी रख दिया तो इसके साथ ही ये सहायक संधि वाला जो कॉन्सेप्ट था अब आपके समझ में आ गया। तो सहायक संधि आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद जरा इसके शासनकाल की कुछ और चीजें वेलेजली के समय की समझ लीजिए। वेलेजली के समय ही कलकत्ता में एक प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना की गई है, ये भी प्रश्न पूछा गया। इसके पहले आपने देखा था कि कैसे एक वारेन हेस्टिंग के समय कॉलेज बना था। इसके समय कलकत्ता में एक प्रेसिडेंसी कॉलेज बना है। कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज, जहां पर अंग्रेजों के बच्चे पढ़ते थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना ये किसके समय हुई? तो याद रखना वेलेजली के समय। वेलेजली के समय ही चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध होता है, उसको भी आप नोट कर लीजिए। हेडिंग डाल लीजिएगा, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मतलब अंग्रेज, मैसूर युद्ध 1799। जब वेलेजली भारत का एक तरह से कह सकते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया तो उसको पता था कि वो जैसे ही भारत जाएगा तो मैसूर की जो रियासत है वो उसकी सहायक संधि स्वीकार नहीं करेगी। तो उसने क्या किया, इस संधि के तहत सबसे पहले चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत उसने वेलेजली के ऊपर सहायक संधि थोपने का एक तरह से प्रयास किया। टीपू ने वेलेजली ने जब ये थोपने का प्रयास किया मैसूर के ऊपर तो टीपू ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। टीपू ने सहायक संधि स्वीकारने से मना कर दिया। जबकि अंग्रेजों ने क्या कहा है कि टीपू ने फ्रांसीसियों से गांठजोड़ करने का प्रयास किया है, ये अंग्रेजों के तर्क थे। इसके बाद जब उसने इनकार कर दिया तो 1799 में टीपू के ऊपर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू कहते हैं कि यहीं पर मारा गया, यानी इसी क्षेत्र में टीपू की फिर मृत्यु हो गई। टीपू की मृत्यु यानी ये चौथे अंग्रेज मैसूर युद्ध के समय टीपू की डेथ हो गई। और जैसे ही टीपू की डेथ हुई तो 1799 में ही यानी ये जो मैसूर था वो अंग्रेजों के पास आ गया और फिर इसके बाद इसने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। तो ध्यान रखेंगे, तो इस तरह करके ये चौथा अंग्रेज मैसूर जो युद्ध था वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद टीपू के विरुद्ध यानी इस वेलेजली ने एक वाक्य कहा है, वो वाक्य याद रखिएगा। वेलेजली ने कहा इस चौथे अंग्रेज मैसूर युद्ध के बाद, क्योंकि मराठे भी अब शक्ति नहीं बचे थे, इस समय कमजोर हो चुके थे, और कहा कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। तो वेलेजली ने कहा था, ध्यान रखना, वेलेजली के अनुसार पूरब का साम्राज्य अब हमारे कदमों में है। और टीपू की पराजय के बाद ये वाक्य एकदम चरितार्थ था। पूरब का साम्राज्य जो था वो अब इनके वास्तव में कदमों में ही था। फिर इसके बाद में द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 के बीच में हुआ था। बाजीराव द्वितीय इस समय शासक हुआ करता था।
तो ये भी एक युद्ध इसी वेलेजली के समय हुआ। द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध। पहला युद्ध आपको बताया गया हेस्टिंग के समय हुआ था। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध जो हुआ 1803 से 5 के बीच में हुआ। इस समय अगर पूछा जाए मराठा शासक, इधर आ जाइए अंग्रेजों के बीच में, अगर अंग्रेजों के पक्ष में आप देखें तो अंग्रेज के समय वेलेजली था, और इधर अगर आप देखें तो इधर यानी पेशवाओं की तरफ, तो पेशवा यानी मराठों की तरफ कौन था? तो ध्यान रखें मराठों की तरफ जब आप देखेंगे तो इस समय बाजीराव द्वितीय हुआ करता था। बाजीराव द्वितीय गद्दी पर बैठा था। इनके बीच में ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में वेलेजली ने मराठों को पराजित किया, और इस युद्ध के बाद जब मराठों को पराजित कर दिया गया तो कई सारी संधियां होती हैं। जैसे भोसले ने देवगांव की संधि की थी, ऐसे लिख लीजिएगा, भोसले ने देवगांव की संधि की। देवगांव की संधि की। इसी तरह अगर आप सिंधिया को देखें, सिंधिया ने कहा जाता है सुरजी अर्जुन गांव की संधि की थी। सुरजी अर्जुनगढ़ जगह पड़ती, वहां की सिंधिया ने संधि की है। सिंधिया के बारे में अगर आपको जानना है तो आज के ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप जानते होंगे, एमपी में ही रहते हैं। सिंधिया ने सुरजी अर्जुनगढ़ की संधि की। इसके बाद एक तीसरी संधि इसी के समय, क्योंकि ये सब मराठों के ही सहयोगी थे, इसके बाद तीसरी एक संधि मराठों की तरफ से और की गई है। जरा समझना, यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं, वो संधि की गई होलकर के द्वारा। होलकर के द्वारा, और होलकर के द्वारा राजकोट की संधि की गई है। ध्यान रखना, राजकोट की संधि। तो इस तरह करके ये 3 संधियां आपको याद रखनी है जो द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध के बाद की गई हैं। ध्यान रखना, इस युद्ध में जब अंग्रेजों की कह सकते हैं जीत हुई, यानी इस वेलेजली की जीत हुई, तो मराठे अब फिर एक कह सकते हैं बुरी तरह से जब पराजित हुए तो संधि के बाद अब वो फिर कभी शक्ति के रूप में खड़े नहीं हो पाते हैं। तो ध्यान रखना, पूछा जाता है किस युद्ध के बाद मराठों की शक्ति छीण हो गई, तो ये द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध था। इसके बाद मराठे कभी खड़े नहीं हो पाए। मराठे पुनः कभी शक्ति नहीं बन पाए, शक्ति नहीं बन पाए। तो ये था दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध, और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की एक तरह से कह सकते हैं बहुत अच्छी एक पकड़ बन गई संपूर्ण भारत में, क्योंकि मराठों से भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी। टीपू सुल्तान वैसे भी पराजित हो गया, और मराठे भी जब चल बसे एक तरह से उनकी भी पराजय हो गई, तो फिर अब उसके सामने कोई नहीं बचा था। इसके बारे में कहा जाता है वेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना, पेपर में पूछा गया है कि वेलेजली को बंगाल का शेर कहा जाता है। शेर कहा जाता है। तो इस तरह करके ये वेलेजली का शासनकाल था। वेलेजली के बारे में जितनी भी आपने घटनाएं देखी वो इस तरह से थी। वेलेजली के बाद फिर अब आपको समझना है मैसूर राज्य को, क्योंकि अभी आपने 4 अंग्रेज मैसूर युद्ध देखे हैं, और इन मैसूर युद्ध पर कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें हैदर अली और टीपू सुल्तान के बारे में आपको देखना है। तो अब यहाँ पर क्योंकि बार बार अभी आप अलग अलग समझ रहे थे, तो हेडिंग डालकर लिख लीजिएगा मैसूर राज्य। इस मैसूर राज्य को अगर आपको समझना है तो मात्र 1761 से 1799 तक को समझिए, क्योंकि इसी समय
हैदर अली गद्दी पर आता है और मैसूर राज्य एक तरह से बड़ा क्षेत्र बनता है। मैसूर राज्य 1761 से 99। मैं आपको विजयनगर साम्राज्य पढ़ा रहा था जब मैंने मिडिवल हिस्ट्री पढ़ाई थी। मिडिवल हिस्ट्री में मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य को पढ़ाया था। विजयनगर साम्राज्य में मैंने आपको 5 राजवंशों के बारे में बताया था। मैंने कहा था सबसे पहला वंश जिसको आप कह सकते हैं सलुआ वंश, फिर इसके बाद तुलुआ वंश आया था, फिर तालु वंश, इसके पहले संगम वंश, इन सबको आपने देखा था। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 5वें राजवंश के रूप में वाडियार वंश चल रहा था, बताया था। वाडियार वंश यानी विजयनगर का अंतिम वंश था वाडियार वंश, बताया था। ये विजयनगर का अंतिम वंश था। चूंकि ये हमारे सिलेबस में आर्वेडू और वाडियार वंश है नहीं, क्रम से अगर आप देखें तो संगम वंश, फिर इसके बाद में सलुआ वंश और तुलुआ वंश, ये 3 हमें पढ़ने थे। आर्वेडू और वाडियार वंश ये दोनों हमें नहीं पढ़ने थे। मैंने बताया था ये दोनों हमें सिलेबस में नहीं है। कहा जाता है जब वाडियार वंश का अंतिम शासक विजयनगर पर राज कर रहा था तो उसी समय हैदर अली जो उसी का सेनापति था, हैदर अली कौन था? इस जो वाडियार वंश है इसके अंतिम राजा का सेनापति था। उसकी हत्या करके इस मैसूर राज्य यानी इस विजयनगर के क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है। फिर इसके बाद में जब ये कब्जा कर लेता है 1761 का वो वर्ष था जब हैदर अली इस क्षेत्र का शासक बनता है। यानी मैसूर का हैदर अली शासक कब बना? 1761 में। ध्यान रखना, बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं गरीब परिवार से आने वाला हैदर अली अभी देखना कैसे शासन का विकास करेगा। ध्यान रखना यहाँ पर कई सारे प्रश्नों को आपको समझना है। जैसे इस मैसूर राज्य की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखना हैदर ने की। कब की? तो 1761 में। ध्यान रखना। फिर इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए हैदर अली और उसी को आपको समझना है। हैदर अली के बारे में कहा जाता है कि इसका जन्म जो है ये सामान्य परिवार में हुआ। उसमें प्रशासनिक गुण अच्छे खासे थे, फ्रांसीसियों से कुछ उसको मदद मिल गई और उसने क्या किया? उसने एक तरह से अंग्रेजों से 2 युद्ध लड़े हैं। ध्यान रखना, हैदर के बारे में अगर आपको समझना है तो नोट करते जाना कुछ पॉइंट। ये कोई राजा रजवाड़े परिवार से नहीं था, सामान्य था, सामान्य परिवार से था। प्रशासनिक गुण अच्छे थे, सेना में शामिल था, सेनापति बन गया इसी कारण। और इसने अंतिम शासक की हत्या करके, जो वाडियार वंश था उसके अंतिम शासक की हत्या करके गद्दी को वो पाता है। और इसने हैदर अली ने अंग्रेजों से 2 युद्ध लड़े हैं। ध्यान रखना, हैदर ने अंग्रेजों से 2 युद्ध लड़े। इन दोनों युद्धों में वो विजयी रहा, अंग्रेजों को दोनों युद्धों में वो पराजित करता है। पहला युद्ध 1767 से 69 में, उसने पहला युद्ध 1767 से 69 के बीच में लड़ा। 1767 से 69, यहाँ क्रम से लिखते चले जाना। पहला अंग्रेज मैसूर युद्ध, अंग्रेज मैसूर युद्ध। इस युद्ध में मजे की बात यह रही कि हैदर अली इतना बुद्धिमान था, वो जानता था कि वर्लेस्ट नाम का एक गवर्नर है। तो इस युद्ध में हैदर अली यानी पहले अंग्रेज मैसूर युद्ध में हैदर अली जानता था कि वर्लेस्ट नाम का जो गवर्नर है वो थोड़ा शक्तिशाली है, उससे पंगा लेना हल्के की बात नहीं है। लेकिन इसने क्या किया? और दूसरी बात, वर्लेस्ट ने एक काम और किया, इधर लिख लेना अंग्रेज और इधर लिख लेना मैसूर। इधर हैदर अकेले था और इधर अंग्रेजों के साथ निज़ाम जो हैदराबाद का था और मराठा दोनों थे। निज़ाम और मराठा दोनों ने इस अंग्रेज वर्लेस्ट का सहयोग किया।
लेकिन हैदर अली समझता था कि अगर मुझे पराजित करना है अंग्रेजों को तो पहले निज़ाम और मराठों को इससे अलग करना होगा। और क्या किया इसने, निज़ाम और मराठों को अपने पक्ष में ले आया। यानी निज़ाम और मराठे जो अंग्रेजों के पक्ष में थे वो इसके पक्ष में आ गए। अभी तक अंग्रेजों के पास मद्रास का क्षेत्र कब्जे में था। हैदर अली की सेनाएं मद्रास के किले तक पहुंच गई, अंग्रेजों के मद्रास के क्षेत्र में पहुंच गई। अंग्रेजों को एकदम से डर लगा कि अब अगर हम संधि नहीं करेंगे तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हैदर अली की सेनाएं जो हैं वो हमारे क्षेत्र को नष्ट कर देंगी। तो ध्यान रखना, मद्रास की संधि के साथ ही ये युद्ध फिर समाप्त होता है और हैदर अली को बहुत सारी इससे फायदे भी मिलते हैं। अभी आपको देखना है, तो ध्यान रखना, पहला अंग्रेज मैसूर जो युद्ध था ये वाला, तो ये मद्रास की संधि, मद्रास की संधि, ध्यान रखना मद्रास की संधि ये कब हुई है, 1769, जब ये युद्ध समाप्त हुआ। और याद रखना इसके तहत कुछ प्रावधान किए गए। प्रावधान क्या किए गए, इस संधि के तहत जब जान गए हैदर अली की अब अंग्रेजों से जो मांगेंगे वो देगा, तो अंग्रेजों के ऊपर कहा गया कि तुम हमें 1 करोड़ रुपए का धन दोगे जो इस युद्ध में क्षतिपूर्ति के लिए होगा। ध्यान रखना। फिर इसके बाद में दूसरा कहा गया कि अगर आगे चल करके, क्योंकि मराठे हैदर अली से कभी बनती नहीं थी, ये निज़ाम और मराठे ये एक तरह से हैदर अली से कम बनती थी इनकी, तो समस्या जब होती थी तब ये सहयोग ले लेते थे लेकिन आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। तो कहा गया अगर मराठों से या किसी और राज्य से हमारा झगड़ा होगा, हैदर अली ने शर्त रखी, तो तुम अंग्रेज जो लोग हो वो हमारी मदद करोगे। तो ये भी तैयार हो गए अंग्रेज, कहते ठीक है तुम अपनी सेनाएं मद्रास से बाहर निकालो, हम ये सब करेंगे। ठीक, तो इस युद्ध का समापन इस मद्रास की संधि के साथ हो गया। सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन समस्या तब हो गई जब 1771 में मराठों ने हैदर अली के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। जिनके सहयोग से हैदर अली अंग्रेजों को पराजित कर रहा है, अब मराठे 1771 में पुनः उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। जरा समझना, मराठे क्योंकि अपने क्षेत्र में एक वर्चस्व स्थापित कर रहे थे और हैदर अली अपने एक क्षेत्र में, मैसूर के क्षेत्र में कब्जा जमाए बैठा था, तो कहा जाता है 1771 में मराठों ने हमला किया मैसूर पर। जब हमला किया 1771 में तो हैदर अली ने अंग्रेजों से मदद मांगी, क्योंकि संधि थी कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें मदद करोगे। 1761 में इस मदद को मांगा गया जब, तो अंग्रेजों ने इनकार कर दिया, क्योंकि अंग्रेज समझ चुके थे जब हैदर ने मुझे पराजित किया था तब हैदर के पास निज़ाम और मराठे थे, लेकिन अब हैदर के ये दोनों साथी नहीं बचे, इन दोनों से हैदर की तनातनी चल रही है, तो अंग्रेजों ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। हैदर अली चुपचाप एक तरह से इस दर्द तकलीफ को सह गया। लेकिन आगे चल करके हैदर अली ने फ्रांसीसियों से साठगांठ कर ली, फ्रांसीसियों से साठगांठ कर ली। और कहा जाता है जो हैदर अली का एक बंदरगाह था, माहे बंदरगाह, ध्यान से समझना। फिर इसके बाद में हैदर अली ने क्या किया, एक माहे बंदरगाह था, जब मराठों से उसकी एक तरह से संधि और युद्ध हो गया तो माहे बंदरगाह ये हैदर अली ने फ्रांसीसियों को दे दिया, जो अंग्रेजों के कट्टर शत्रु थे। फ्रांसीसियों के पास चला गया। तो अब ये बात अंग्रेजों को बहुत बुरी लगी कि हमको देने वाली चीज फ्रांसीसियों को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि फ्रांसीसी अगर मजबूत होंगे तो अंग्रेज अपने आप कमजोर होने लगेंगे। लेकिन फिर कहा जाता है फ्रांसीसियों को जब ये दिया तो अंग्रेजों को ये बात बुरी लगी और वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल की गद्दी पर बैठने वाला एक तरह से इस समय शासक था। तो कहा जाता है फिर 1780 से 1784 के बीच में दूसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध हो जाता है। ध्यान रखना, इस माहे बंदरगाह पर जब फ्रांसीसियों को दे दिया गया हैदर अली के द्वारा, तो आगे चल करके इसी बंदरगाह पर अंग्रेजों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। जब इस बंदरगाह पर कब्जा करने की बात हुई तो क्योंकि फ्रांसीसियों को दिया था हैदर अली ने अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दूसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध करना सुनिश्चित कर लिया। तो दूसरा अंग्रेज
मैसूर युद्ध। तो इसका भी कोई खास रिजल्ट था नहीं, क्योंकि आप सब ने देखा कि अंग्रेज मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच होने वाला है, उसमें भी आपको बताया गया था कि आगे चल करके संधि वार्ता के तहत ही ये युद्ध समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि इस युद्ध में वारेन हेस्टिंग की एक तरह से पराजय हुई। मोर्चा इस बार भी बनाया गया मराठों और निजाम के साथ, लेकिन याद रखना इस बार जो मोर्चा बनाया गया उस मोर्चे में हैदर अली के एक तरह से कह सकते हैं विरोध में बनाया गया। कैसे? ये जो मोर्चा बना इस बार ये हैदर था और इधर वारेन हेस्टिंग था। पिछली बार वारेन हेस्टिंग ने मोर्चा बनाया था इस हैदर अली के विरुद्ध। इस बार हैदर अली ने पहले से ही मोर्चा बना लिया, निजाम और मराठों को अपने साथ ले लिया। युद्ध क्या हुआ, कुछ हुआ, वो सब भूल करके अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए निजाम, यही तो अच्छी शासक में गुण होते हैं, जब आवश्यकता पड़े अपने शत्रुओं को भी साथ ले लो और उनसे फायदा ले लो। हैदर अली के बारे में कहा जाता था इसमें शेर और लोमड़ी दोनों के गुण हैं। जिस तरह आप सबने देखा होगा शिवाजी के बारे में, शिवाजी के अंदर शेर और लोमड़ी दोनों के गुण थे, लेकिन ये गुण गौर से समझना, ये गुण महाराणा प्रताप में नहीं थे। महाराणा प्रताप के अंदर शेर के गुण थे, लेकिन लोमड़ी वाले गुण नहीं थे उनमें। वो अपने शत्रुओं को अपने पक्ष में नहीं कर पाते थे। यहाँ पर ये एक बड़ी गलती कही, क्योंकि आप सब जानते हैं मान सिंह जैसे सेनापति जो एक राजपूत ही थे, मुगलों के समय आपने देखा था, तो महाराणा प्रताप चाहते तो उनकी मदद ले सकते थे या कुछ ऐसा कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए ऐसा। तो यहाँ पर हैदर अली ने इस बार निजाम और मराठों के साथ एक त्रिपक्षीय मोर्चा बना लिया, लेकिन वारेन हेस्टिंग ने इस मोर्चे को तोड़ दिया और इस बार ये निजाम और मराठे वारेन हेस्टिंग के साथ एक तरह से आने पर राजी हुए, लेकिन एक तरह से अलग ही रहे, युद्ध से ज़्यादा एक तरह से सहयोग नहीं किया। और आगे चल करके इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इस युद्ध में हैदर अली की एक तरह से विजय हुई। वारेन हेस्टिंग इस युद्ध में पराजय हुआ। इसी समय हैदर की डेथ हो जाती है, तो टीपू सुल्तान इस युद्ध का यानी बाद में नेतृत्व करता है। 1784 के समय जब इस युद्ध का निर्णय आया, यानी इसमें एक तरह से कह सकते हैं युद्ध जो बीच में ही लटका था, रिजल्ट ये निकल के आ गया था कि हैदर अली अब जीतने वाला है, और उसी समय हैदर अली की डेथ हो जाती। तो टीपू सुल्तान युद्ध जारी रखता है और युद्ध फिर संधि के तहत समाप्त किया जाता है। अंग्रेज भी ऊब चुके थे युद्ध करते करते, 4 सालों में उन्होंने कहा हम युद्ध को समाप्त करते हैं और एक संधि कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक संधि होती है इस युद्ध के बाद, मंगलौर की संधि। ध्यान रखना, मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि। बस इन पे इतना याद रखना कि कौन सी संधि किस युद्ध के बाद हुई और किस में कौन जीता, बस 2 चीजें याद रखना। तो पहले वाले में अंग्रेजों को हराया हैदर अली ने, दूसरे में भी टीपू सुल्तान के पक्ष में संधि की गई, यानी कोई भी एक तरह से इस युद्ध का जो जीत का पक्ष था वो हैदर अली का ही था। तीसरा अगर अंग्रेज मैसूर युद्ध देखा जाए तो हेडिंग डाल लीजिए, तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध। तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध। आपको बताया गया था तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध ये कॉर्नवालिस के समय लड़ा गया। तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध जब हुआ तो इस समय कहा जाता है कि कॉर्नवालिस ने पहले से तय कर लिया था कि युद्ध को जीतना ही है किसी भी तरीके से, क्योंकि अभी मैसूर से हम 2 युद्ध हार चुके हैं। तो ये युद्ध तीसरा तो वैसे भी आपको पता होगा 1790 से लेकर 92 के बीच ये चलता है। इस युद्ध में टीपू के बारे में कहा जाता है, इधर से कॉर्नवालिस और इधर से टीपू। इस युद्ध में विजयी पक्ष जो रहा वो कॉर्नवालिस का रहा और टीपू पराजित हो गया।
इस युद्ध के बाद कॉर्नवालिस ने कहा था, आप सबको बताया गया कि मराठे और निज़ाम को हमने वो क्षेत्र दिए जो बंजर थे, यानी उपजाऊ नहीं थे, हमने वो क्षेत्र लिए जो बहुत उपजाऊ थे। टीपू से 3 करोड़ की आमदनी ले ली और श्रीरंगपट्टनम जो अभी तक टीपू की राजधानी होती थी उस पर भी कब्जा कर लिया। ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है श्रीरंगपट्टनम की राजधानी किसकी थी, तो टीपू की। टीपू के बारे में कुछ प्रश्न याद रखना। टीपू को कहा जाता था यह फ्रांसीसियों से सहयोग प्राप्त कर लेता था। फ्रांसीसियों की सहायता से भारत में पहली बार रॉकेट इसी ने बनाए हैं। रॉकेट का पहला प्रयोग किसने किया है, तो भारत में। तो ध्यान रखना ये टीपू ने ही किया है, ये फ्रांसीसियों के सहयोग से किया है। फ्रांसीसियों के सहयोग से ही टीपू ने गोला और बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया। इसके साथ साथ ही फ्रांस की क्रांति से टीपू बहुत प्रभावित था और फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर श्रीरंगपट्टनम में उसने एक वृक्ष लगाया है। श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस की क्रांति के विजय के उपलक्ष्य में वृक्ष लगाया, ध्यान रखोगे। फिर इसके बाद फ्रांस का जो जैकोबियन क्लब था उसका ये सदस्य भी बना था। तो याद रखना टीपू जो था वो जैकोबियन क्लब जो था, यहां पर जितने भी दुनिया के राजा या शेष जो बादशाह होते थे वो आते थे और सदस्य बनाए जाते थे। जो जितना प्रतिभाशाली होता था उसी तरह उसको एक सीट दी जाती थी। तो यहाँ का सदस्य टीपू बना था। लेकिन जब तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध होता है तो इसमें टीपू बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है इस युद्ध के बाद। ध्यान रखना कौन सी संधि हुई है, तो श्रीरंगपट्टनम श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और इस युद्ध के बाद अब जो टीपू है उसके शासन क्षेत्र और उसकी एक सेना जो है उसमें निर्णायक कमी आ गई, क्योंकि 3 करोड़ रुपए की आमदनी जो थी वो टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को देनी पड़ी। इस टीपू सुल्तान की तलवार जो है वो बहुत फेमस है, अक्सर आप सबने सुना होगा टीपू सुल्तान की तलवार। उस पर लिखा है टीपू सुल्तान की तलवार के ऊपर, ये तलवार सिर्फ काफिरों के रक्त से ही धोई जाती है। ध्यान रखना, काफिर वो होते हैं जो इस्लाम को नहीं मानते हैं। उनमें आज तो जो जिहादी हैं वो काफिर सारे हिंदुओं को बताते हैं कि ये सब हिंदू हैं, क्योंकि इस्लाम को ये मानते नहीं इसलिए वो काफिर हो गए। तो ये सब आज के जिहादियों की यानी धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों की विचारधारा है। इससे हमें परेशान होने वाला एक तरह से कोई भी बिंदु नहीं है। लेकिन यहाँ ये चीज़ समझने वाली थी कि तीसरा अंग्रेज मैसूर युद्ध इस तरह से समाप्त हुआ। फिर इसके बाद चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध और इसके बाद सहायक संधि लागू कर दी गई, यानी मैसूर की एक तरह से स्वतंत्रता जो थी वो समाप्त कर दी गई। तो अब जरा देखना चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध, ये युद्ध 1799 में किया गया। और इस युद्ध में ध्यान से समझना, पहले टीपू के ऊपर सहायक संधि थोपने का प्रयास किया गया। जब टीपू ने इनकार कर दिया तो उसके ऊपर हमला कर दिया गया और फिर मैसूर को जीत लिया गया। टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई, यहीं पर टीपू सुल्तान की एक तरह से हत्या हो गई और ये युद्ध समाप्त हो गया। तो इस युद्ध में भी अगर देखा जाए तो इसमें वेलेजली शासक था, वेलेजली ने जीत लिया। और फिर इसके बाद ये जो मैसूर क्षेत्र था वो 1799 में सहायक संधि के तहत अंग्रेजों के पास पहुंच गया। सहायक संधि पर पहुंच गया, ध्यान रखोगे। तो इस तरह ये एक मैसूर राज्य था जो वास्तव में विजयनगर के वाडियार वंश से निकल कर आता है और आगे चल कर के अंग्रेजों के पास चला जाता है। तो ये था वास्तव में मैसूर का एक इतिहास। अगली क्लास में हम इसी के बाद कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सब तैयार करिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।